चलिए फ्रेंड्स, आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में मैं हालांकि पहले भी आप लोगों के साथ चर्चा कर चुका हूं। हो सकता है आपने इस बात का ध्यान दिया हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। तो लेट्स सी। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट हमको बनाना है। तो पहले क्या करना है, मार्किंग करना है। वेरी सिंपल। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, बैलेंस शीट, ड्रॉइंग्स, बैलेंस शीट, डेटर्स, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट, एडजस्टेड परचेज। याद आ रहा है कुछ? एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि जब एडजस्टेड परचेस रहेगा तो ना तो वहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखा जाएगा और ना तो क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपने ये भी देखा है कि आमतौर पे, अच्छा इससे पहले जब हमने एडजस्टेड परचेस देखा था तो हमने कोई ट्रायल बैलेंस नहीं देखा था। एक बात मैं आपको बता दूं, याद दिला देता हूं। यहां पे बकायदा पूरा एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसके अंदर एडजस्टेड परचेस लिखा है, राइट? तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आपको एडजस्टेड परचेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो वहां पे आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी दिखेगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या देखा है, ट्रायल बैलेंस के हमेशा बाहर रहता है, यहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। आगे देखेंगे जरूर अंदर होगा। क्यों अंदर होगा? क्योंकि अगर एडजस्टेड परचेज है तो एडजस्टेड परचेज इसीलिए होता है कि उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है, और जब किया जाएगा तो फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक को आप अंदर ला सकते हो। अदरवाइज अदरवाइज आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली होने वाला नहीं है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में एक बात बताओ, हमने जितनी भी एंट्री देखी है उसमें कहीं भी आपने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं देखी होगी। जो जर्नल एंट्री इनिशियली हम पास करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान रखिएगा। मैं ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की बात कर रहा हूं, उसमें कहीं भी आपको क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं मिलती है। और जितने भी हमारे लेजर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो आपकी जर्नल एंट्री में से ही बनते हैं। लेजर जर्नल एंट्री से बनेगा, और यदि जर्नल एंट्री नहीं है किसी अकाउंट को लेकर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को लेकर कोई जर्नल एंट्री है ही नहीं, तो वो आएगा भी नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना? तो आप देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों क्या रहता है, इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जितना डेबिट किया उतना हमने जर्नल एंट्रीज में क्रेडिट भी किया। फिर जब हमने लेजर पोस्टिंग किया तो वहां पे भी जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस में भी जितना डेबिट उतना क्रेडिट होगा, राइट? ठीक है। तो अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये आपका बाहर रह जाता है क्योंकि इसको लेकर कोई एंट्री नहीं हुई है। क्लोजिंग स्टॉक है क्या? एट द एंड ऑफ ईयर आप देखते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, उसको हम बाहर लिख देते हैं। कहां? ट्रायल बैलेंस के बाहर। ठीक है ना? अब हम चाहते हैं कि नहीं यार, इस क्लोजिंग स्टॉक को हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है। आप जैसे ही उसको अंदर लिखेंगे वैसे ही आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, डेबिट साइड ज्यादा हो जाएगा। क्यों? स्टॉक है। स्टॉक क्या है? डेबिट बैलेंस है। आप जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक को अंदर लिखेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इतना जितना डेप्थ में मैं यहां पे इस क्लोजिंग स्टॉक को लेकर जा रहा हूं, आमतौर पे टीचर्स इतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन करने वाला शायद ही मिलेगा आपको, कि पूरी चीजें इतना आपको बताएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ रहा है अंदर। तो ध्यान से सुनिए अब यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक को जैसे ही हम अंदर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट साइड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगा, मगर वो होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस यदि आउट ऑफ बैलेंस है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम ये चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी रहे और ट्रायल बैलेंस टैली भी हो। तो उसके लिए क्या रास्ता है? तो उसके लिए रास्ता ये होता है कि इस क्लोजिंग स्टॉक को आप परचेस से माइनस कर दो। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आप जैसे ही परचेज से माइनस कर देंगे तो परचेजेस आपका उतने अमाउंट से क्या हो गया, कम हो गया। उतने अमाउंट से कम हो गया, अब आप इजीली उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिख दीजिए, क्योंकि अब आप अगर अंदर लिखेंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उतने अमाउंट से आप ऑलरेडी आप अपने परचेज को कम कर चुके हैं। इसीलिए यहां पे परचेज को हम एडजस्टेड परचेज कहते हैं, क्योंकि इसमें से इस क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर दिया गया है। आई बात समझ में? तो अब जब कभी भी एडजस्टेड परचेज देखेंगे तो वहां पे हम, अभी ध्यान से सुनना, अब ये क्लोजिंग स्टॉक चूंकि यहां पे लिख दिया गया है और जो कुछ ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो केवल एक ही जगह जाता है, ये भी नियम है। जब आप देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक बाहर है तो आप उसको दो जगह लिखते हैं, कहां? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। मगर जब एक ही जब अंदर दिया हुआ है तो एक ही जगह जाएगा, वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रेडिंग में आप करते क्या हैं, एक तरफ ही ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह लिखते हैं और दूसरी तरफ ही क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। जब आप दूसरी तरफ क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो अपने आप उनमें से क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और जब हम एडजस्टेड परचेज लिख रहे हैं तो उसमें से ऑलरेडी हम माइनस करके लिख चुके हैं। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट हम ट्रेडिंग में करते हैं वो ऑलरेडी इस एडजस्टेड परचेज के अंदर किया जा चुका है। तो इसीलिए इसीलिए इसको दोबारा हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार वो एडजस्टेड परचेज के थ्रू ही उसमें लिखा जा चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुल मिला के अब यहां पे व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है यहां पे इस बात का कि जब कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो हम उसको एक ही जगह लिखेंगे, दैट इज बैलेंस शीट, क्योंकि वो एसेट है। और यह भी ध्यान रखना है कि जब कभी क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है तो आपका परचेस परचेस नहीं होगा, बल्कि वो एडजस्टेड परचेस होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, आपके पास लेक्चर है, आप उसको देखिए, है ना, आप उसको दोबारा भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्लियर जरूर कीजिए इस बात को। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एडजस्टेड परचेस। तो ये ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, परचेस रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, बैंक लोन बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये आपका हो जाएगा पी एंड एल, ये हो जाएगा ट्रेडिंग, ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट, ये कैरेज आउटवर्ड है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनवर्ड, ये आपका ट्रेडिंग, सैलरीज पी एंड एल, रेंट पी एंड एल, बेड डेट पी एंड एल, एडवर्टाइजिंग पी एंड एल, डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल, डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, पेबल बैलेंस शीट, इंश्योरेंस आपका पी एंड एल, कमीशन आपका पी एंड एल, क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट। गलती नहीं करेंगे यहाँ पे। आमतौर पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक अंदर है तो कैसे करना है। सिंपल है। ठीक है, छोटी सी बात हमको याद रखनी है और उसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधे आते हैं, हम फॉर्मेट बना लेते हैं, तीनों फॉर्मेट हमारे। ठीक है, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो समझ लीजिएगा। ये आपका ट्रेडिंग है, ये आपका पी एंड एल है। पूरा लिखेंगे आप, क्या लिखते हैं बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ठीक है, चलो अब आइए फटाफट यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का क्या करना है? कैपिटल आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये मैंने लिख दिया कैपिटल 50,000। ठीक है, हमेशा यहाँ पे अंदर ही लिखा जाता है कैपिटल को। ड्राइंग्स 10,000, तो ये लेस ड्राइंग्स 10,000। ठीक है, ये लीजिए। फिर आइए डेटर्स, डेटर्स है 24,000, डेटर्स है 24,000। फिर आइए क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स है 16,000।
यहाँ पे थोड़ी जगह मैं प्रॉफिट लॉस के लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्रेडिटर्स कितना था, 16,000, ये लीजिए 16,000, ठीक है। उसके बाद आइए एडजस्टेड परचेज, ट्रेडिंग में आएगा 76,700, ठीक है। तो ये लीजिए एडजस्टेड परचेज कितना है, 76,700, ठीक है। फिर है सेल्स 131, तो ये लीजिए यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ 131, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं इसको, एक सेकेंड, एडजस्टेड परचेज को हम अंदर ही लिखते हैं। एडजस्टेड परचेज 76,700, ठीक है। हाँ अब आ जाइए सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न है वन, सॉरी परचेज रिटर्न है 1,000, तो लेस परचेज रिटर्न 1,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75,700। फिर आइए सेल्स है 131, फिर सेल्स रिटर्न है आपका 1,500, तो लेस सेल्स रिटर्न 1,500, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 129,500, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। फिर बैंक लोन है आपका 10,000, तो ये बैंक लोन 10,000, ठीक है। फिर आइए इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है हमारा 300 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपये, ठीक है। ये हो गया। फिर आइए कैश इन हैंड कितना है 3,000, और कैश एट बैंक है 7,500, कैश और बैंक, ठीक है, 3,000 and 7,500, ठीक है। फिर आइए मिसलेनियस इनकम है 1,000, कहाँ आएगा, P&L में, है ना। तो मिसलेनियस इनकम कितना था, मिसलेनियस इनकम 1,000, ठीक है। ये भी हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। फिर आइए वेजेस, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा 6,000, तो वेजेस 6,000, ठीक है। फिर फर्नीचर है 33,900, फर्नीचर 33,900, और ये भी हो गया। फिर आता है कैरेज आउटवर्ड इज 4,500, ये आपका P&L में आएगा, कैरेज आउटवर्ड 4,500, ठीक है। हाँ कैरेज इनवर्ड है 5,000, कैरेज इनवर्ड 5,000, सैलरीज 12,000, सैलरीज 12,000, रेंट है 18,000, रेंट है 18,000, ठीक है। ये भी हो गया, रेंट भी हो गया। उसके बाद बेड डेट है, बेड डेट है 600, बेड डेट है 600। फिर एडवर्टाइजिंग है 4,500, 4,500 एडवर्टीजमेंट, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड है 500, 500 डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,600, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,600,
ठीक है। फिर आता है बिल्स रिसीवेबल एसेट है, ठीक है 10,000, बिल्स पेबल लायबिलिटी है 8,000। बिल्स रिसीवेबल 10,000 और बिल्स पेबल 8,000। फिर इंश्योरेंस है 2,000, इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, इंश्योरेंस 2,000, ठीक है। फिर आइए कमीशन, कमीशन देखिए यहाँ पे ध्यान देना, अब ये एक्सीडेंट हो जाते हैं कई बार इन चीज़ों पे। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज करूँ मैं, हाँ। अब ये देखो कमीशन, कमीशन बेटा ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में है मतलब इट इज एन इनकम, ये ध्यान रखिएगा। तो 15,400 ये हमारी इनकम है, तो 15,400 कमीशन, कमीशन 15,400, ठीक है। फिर आखिरी में बचता है क्लोजिंग स्टॉक, सीधे यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना, 15,000, ठीक है। चलो हो गया। चलो अब सबसे पहले टोटल कर लेते हैं यहाँ पे 129,500, इसमें से माइनस करते हैं, चलिए 129 माइनस 75,700 माइनस 6 and 5 42,800। एक मिनट आंसर टैली कर लें हम, सही आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही है आंसर 42,800। तो ये हमने टोटल 129,500 एंड 42,800, व्हाट इज दिस, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको यहाँ लेके आना है, ग्रॉस प्रॉफिट। थोड़ी जगह हमेशा छोड़ दिया करो, इधर भी हो सकता है वो प्रॉफिट, हो सकता है वो लॉस हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे जगह हमेशा थोड़ी सी छोड़ देते हैं। 42,800 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400, 61,800। इसी तरफ ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो 61,800 दोनों तरफ में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टोटल समझ में आ नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो 300, 4,500, 12,000, 18,000, 600, 4,500, 500 एंड 2,000, ये हो जाता है 42,400 माइनस 61,800, ये होता है 19,400। बिल्कुल सही है 19,400, 19,400 इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर क्या करना है, 19,400 ले आइए यहाँ पे, 19,400 इज योर, ऐड कीजिए इसको नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 50,000 प्लस, नहीं 50,000 प्लस 19,400 माइनस 10,000, तो 59,400 हो जाएगा, 59,400। चलो प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 दैट इज 93,400। इधर भी देख लेते हैं, सेम आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ हमने गलती की है। 93,400 बिल्कुल सही है। आई बात समझ में, तो बस इसी तरह से सॉल्व करना है। आगे भी अगले क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करें, नहीं बनता है तो डेफिनेटली आप उसके लिए लेक्चर देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।